welcome to High Legal, and in this video lecture we are continuing from section 17 of Indian Evidence Act as we have already completed till section 16 of Indian Evidence Act. So let's get started. तो सेक्शन 17 बात करता है एडमिशन की, जिसे हिंदी में स्वीकृति बोला जाता है। तो एडमिशन का मतलब क्या होता है, चलिए देखते हैं। सेक्शन 17 ये बोलता है कि एडमिशन ऐसा कोई भी स्टेटमेंट होता है जो किसी रिलेवेंट फैक्ट को या फिर फैक्ट एंड इशू के बारे में किसी प्रकार का इन्फ्रेंस यानी किसी प्रकार का अनुमान लगाने में मदद करता है। यानी कि एक ऐसा स्टेटमेंट हो सकता है जिसका यूज हम किसी रिलेवेंट फैक्ट यानी कि सुसंगत तथ्य या फिर फैक्ट एंड इशू यानी कि विवादित तथ्य के बारे में अनुमान लगाने के लिए यूज कर सकते हैं, राइट। सो अब एडमिशन किस किस टाइप से हो सकते हैं। एडमिशन आपका हो सकता है ओरल, मौखिक, रिटन यानी कि डॉक्यूमेंट्री मतलब कि लिखित कथन के भी रूप और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के भी रूप में। और तीसरा प्रश्न ये उठता है कि एडमिशन कर कौन सकता है, तो इसके लिए है सेक्शन 18, 19 और 20, जिसमें बताया गया है कि कौन कौन से पर्सन्स, कौन कौन से व्यक्ति एडमिशन यानी कि स्वीकृति कर सकते हैं। तो अभी तक हमने ये समझा कि सेक्शन 17 में जो कि एडमिशन या फिर स्वीकृति को डिफाइन करता है, उसमें ये बताया गया है कि एडमिशन ओरल हो सकता है, डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में हो सकता है या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो सकता है। एडमिशन कर कौन सकता है, तो दिया है सेक्शन 18, 19 एंड 20 में। और इसका मतलब क्या होता है, तो एडमिशन इज बेसिकली अ स्टेटमेंट which suggests an inference as to existence of any relevant fact or fact and issue। अब हम आते हैं सेक्शन 18 पे, जो बताता है कि 5 प्रकार के लोग एडमिशन कर सकते हैं। अब वो 5 प्रकार के लोग कौन कौन से हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले है पार्टी टू प्रोसीडिंग, दूसरी है ऑथोराइज्ड एजेंट, तीसरी है पार्टी इन रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर, फोर्थ पर्सन इंटरेस्टेड इन सब्जेक्ट मैटर और फिफ्थ पर्सन फ्रॉम होम इंटरेस्ट इज डिराइव्ड। तो ये 5 प्रकार के लोग एडमिशन कर सकते हैं। अब सेक्शन 19 कुछ स्पेशल प्रकार के लोगों के बारे में बताता है कि वो भी एडमिशन कर सकते हैं अगर उनकी पोजीशन को प्रूफ कर दिया जाए। कैसे, सेक्शन 19 बताता है कि किसी ऐसे व्यक्ति का स्टेटमेंट भी रेलेवेंट हो जाएगा एज एन एडमिशन अगर उसकी पोजीशन को प्रूफ कर दिया जाए। कैसे, जैसे कि फॉर एग्जांपल बी ने ए को रखा हुआ है कि वो उसके लिए उसका रेंट कलेक्ट करे, बाद में आगे चलकर बी सू करता है ए को कि उसने उसका रेंट कलेक्ट किया जो कि सी द्वारा ड्यू था, सी को देना था। ए बोलता है कि सी के द्वारा कोई रेंट ड्यू ही नहीं था। तो यहाँ पर अगर सी ने मतलब कि जिसे रेंट देना था, अगर उसने ये बोल दिया कि उसके द्वारा रेंट देना बकाया है अभी, मतलब कि बी को अभी उसको रेंट देना है, तो सी के द्वारा दिया गया ये स्टेटमेंट कि अभी उसको रेंट देना है बी को, ये एक एडमिशन है और ये रेलेवेंट हो जाएगा अगेंस्ट ए जो कि ये मना कर रहा है कि सी को कोई भी रेंट नहीं देना। सेक्शन 20 बात करता है पर्सन्स एक्सप्रेसली रेफर्ड के बारे में, मतलब कि जिसे हमने रेफर कर दिया है किसी पर्टिकुलर फैक्ट के लिए कि जाकर उस व्यक्ति से आप पूछ लीजिए, तो ऐसे व्यक्ति का स्टेटमेंट भी एडमिशन कहलाता है। यहाँ पर जो रेफर करेगा वो पार्टी टू सूट होनी चाहिए, ये एसेंशियल इंग्रेडिएंट है। अब बात करते हैं सेक्शन 21 की। देखिए सेक्शन 21 जनरल रूल बताता है कि एडमिशन हमेशा सेल्फ हार्मिंग नेचर के होने चाहिए। सेल्फ सर्विंग नेचर के एडमिशंस को कंसीडर नहीं किया जाता है, बट इसके 3 एक्सेप्शंस हैं जहां पर सेल्फ सर्विंग एडमिशंस को भी कंसीडर किया जा सकता है। सेल्फ सर्विंग और सेल्फ हार्मिंग एडमिशंस क्या होते हैं। सेल्फ सर्विंग एडमिशंस का मतलब होता है ऐसे एडमिशन जो आपके फेवर में यूज किए जा सके, लेकिन जनरली रूल क्या है कि एडमिशन हमेशा आपके अगेंस्ट यूज किए जाएंगे, मतलब आपने जो बात बोली है वो आपके अगेंस्ट यूज की जाएगी। सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट्स मतलब कि जिससे आपको खुद को हार्म होगा। तो सेक्शन 21 में जो 3 सिचुएशंस बताई गई हैं जिसमें कि सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट्स को भी कंसीडर किया जाएगा, वो 3 सिचुएशंस क्या हैं देखते हैं। सबसे पहली सिचुएशन है कि अगर ये एडमिशन, अगर वो एडमिशन सेक्शन 32 के अंडर में रेलेवेंट हो जाता, अगर उस व्यक्ति की जिसने कि एडमिशन किया है उसकी मृत्यु हो जाती यानी कि वो डेड हो जाता, तो उस केस में ऐसा एडमिशन कंसीडर किया जाएगा भले ही वो सेल्फ सर्विंग ही क्यों ना हो। दूसरा एक्सेप्शन ये है कि सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट को तब कंसीडर किया जाएगा जब वो किसी ऐसे स्टेट ऑफ माइंड या स्टेट ऑफ बॉडी को दर्शाए जिसके साथ में कोई कंडक्ट भी अकम्पनीड हो, जिससे कि यह साबित किया जा सके कि एक्चुअली वो स्टेटमेंट गलत नहीं हो सकता है। तो ऐसे किसी भी सिचुएशन में भी सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट्स को कंसीडर किया जाएगा।
फॉर एग्जाम्पल अगर किसी के पास से स्टोलन गुड्स मिले हैं और उस पर इल्ज़ाम ये है कि उसे पता था कि गुड्स स्टोलन, और अगर वो ये साबित कर दे कि उसने उन स्टोलन गुड्स को उनकी वैल्यू से कम रेट पे भी बेचने से मना कर दिया, यहाँ भले ही ए का ये स्टेटमेंट कि उसने स्टोलन गुड्स को उनकी कम वैल्यू की प्राइस में बेचने से भी मना कर दिया, एडमिशन है, लेकिन फिर भी इसे कंसीडर किया जाएगा कोर्ट में और एडमिट किया जाएगा कोर्ट में, क्योंकि यहाँ पर उसका ये एडमिशन उसके स्टेट ऑफ माइंड को बता रहा है, प्लस यहाँ पर उसके साथ साथ कंडक्ट भी है जो कि ये बता रहा है कि उसने उस स्टोलन गुड्स को उनकी वैल्यू से कम पर बेचने के लिए मना कर दिया। तो कंडक्ट भी है, स्टेट ऑफ माइंड भी है, और दोनों साथ में काम कर रहे हैं। तो इस वजह से ये भले ही सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट है, बट स्टिल इन द कोर्ट ऑफ लॉ इट वुड बी एडमिशिबल। 21(3) बात करता है ऐसे किसी भी एडमिशन की जो कि किसी दूसरी धारा में, किसी दूसरे सेक्शंस में भी रिलेवेंट हो। मतलब कि अगर कोई भी बात है, कोई भी स्टेटमेंट है जो किसी अन्य सेक्शन में भी रिलेवेंट है अदर देन एज एन एडमिशन, तो उस केस में उसे एडमिट कर लिया जाएगा, भले ही वो सेल्फ सर्विंग क्यों ना हो। तो टेक्निकली आप देखो तो ये उसका एक्सेप्शन तो नहीं हुआ, बट स्टिल इन्होंने क्लैरिटी के लिए लिख दिया है। अब जैसे कोई भी स्टेटमेंट है जो कि एडमिशन भी है और सेक्शन 6 में भी रिलेवेंट हो रहा है रेस जिस्टे में, तो उसे एडमिट कर लिया जाएगा इन द कोर्ट ऑफ लॉ बिकॉज वो दूसरे सेक्शन में रिलेवेंट है। तो इस वजह से 21(3) भी एक एक्सेप्शन हो जाता है सेल्फ सर्विंग एडमिशन का। इसके बाद आता है सेक्शन 22 जो बात करता है व्हेन ओरल एडमिशन एज टू कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट इज रेलेवेंट। अब हमें ये तो पता है कि कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट के लिए हम ओरल एविडेंस नहीं दे सकते, पर याद रखिएगा यहाँ पे ओरल एविडेंस नहीं है बल्कि यहाँ पे ओरल एडमिशन की बात हो रही है। तो ओरल एडमिशन भी केवल 2 कंडीशन में ही दिया जा सकेगा, अदरवाइज ये भी रेलेवेंट नहीं होता है। पर किन 2 कंडीशन में रेलेवेंट होगा? अगर जो पार्टी है वो एंटाइटल है कि वो उस चीज़ का, उस फैक्ट का सेकेंडरी एविडेंस दे सकती है, पॉइंट नंबर 1। एंड पॉइंट नंबर 2 ये है कि अगर वो डॉक्यूमेंट इटसेल्फ ही इन क्वेश्चन हो, मतलब कि उसकी जेन्युइननेस पे ही सवाल हो, तो ऐसे 2 केसेस में क्या हो जाएगा, ओरल एडमिशन एज टू कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट भी रेलेवेंट हो जाएगा। इसके बाद सेक्शन 22A एज इट इज कॉपी है इसका, बस यहाँ पर डॉक्यूमेंट की जगह इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है। सेक्शन 22A इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 से एडमिट किया गया था, लाया गया था। इसके बाद आता है सेक्शन 23 जो केवल सिविल केसेस पे लागू होता है। सेक्शन 23 बात करता है कि कौन से एडमिशन सिविल केसेस में रेलेवेंट नहीं होते हैं। अगर कोई एडमिशन इस कंडीशन पे किया गया है कि इसका एविडेंस नहीं दिया जाएगा, मतलब उस एडमिशन को एज एन एविडेंस कोर्ट में पेश नहीं किया जाएगा, या फिर अगर कोई ऐसे सर्कमस्टेंसेस थे जहां पर पार्टी ने एग्री किया होगा कि ऐसे किसी भी एडमिशन को हम इन द कोर्ट ऑफ लॉ एज एन एविडेंस प्रस्तुत नहीं करेंगे, तो इन दोनों केसेस में उस एडमिशन को सिविल केस में रेलेवेंट नहीं माना जाता है। कई बार ऐसा होता है कि किसी डॉक्यूमेंट में भी हम ये क्लॉज ऐड कर देते हैं कि इस पर्टिकुलर चीज़ का एविडेंस हम इन द कोर्ट ऑफ लॉ नहीं ले जाएंगे, मतलब कि इस चीज़ को हम कभी भी इन द कोर्ट ऑफ लॉ लेकर जाएंगे ही नहीं, इसको हम आपस में ही सॉर्ट करेंगे। तो ऐसे किसी भी चीज़ से बचने के लिए सेक्शन 23 को इंट्रोड्यूस किया गया है। अब एडमिशन की एविडेंशियरी वैल्यू को समझ लेते हैं। सेक्शन 31 बात करता है एडमिशन की एविडेंशियरी वैल्यू की। ये बोलता है कि एडमिशन कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है पर एस्टॉपल है। कंक्लूसिव प्रूफ का क्या मतलब होता है कि कोर्ट आपसे उसके लिए एविडेंस मांगेगी ही नहीं, आपको टोटली बार कर दिया जाएगा कि आप उस चीज़ को डिस्प्रूव नहीं कर सकते हैं। तो एडमिशन कंक्लूसिव प्रूफ तो नहीं है, मतलब कोर्ट आपको अलाउ कर देगी उस चीज़ को डिस्प्रूव करने के लिए, एविडेंस ले लेगी, लेकिन एस्टॉपल की तरह वर्क करेंगे। अब एस्टॉपल क्या होता है? अगर आपने कोई भी एडमिशन दिया, उसकी वजह से सामने वाली पार्टी ने अपनी पोजीशन ऑल्टर कर ली, तो उस केस में उस पहले वाले एडमिशन को बाद में अगर आप चेंज करके कुछ और बोलते हैं, तो कोर्ट आपको ऐसा कोई भी काम करने के लिए बार कर देगी, वहीं पे रोक देगी। इसको बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल, जो कि सेक्शन 115 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में गिवन है, जो हम आगे डिस्कस भी करेंगे। तो ये याद रखिएगा कि एडमिशन कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है, बट दे में ऑपरेट एज एन टॉपिक। हनुमंत नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी के केस में ये बोला गया था कि किसी भी एडमिशन को एज अ होल आपको एडमिट करना पड़ेगा, ना कि आप उसको कुछ पार्ट्स में एडमिट कर सकते हो। मतलब कि आप किसी भी एडमिशन को अगर ले रहे हो तो पूरा लीजिए, उसको पार्ट्स में आप एडमिट नहीं कर सकते। एडमिशन वेवर ऑफ प्रूफ की तरह भी एक्ट करता है, मतलब कि अगर कोई भी एडमिशन है तो कोर्ट ये मान के चलेगी, प्रिज्यूम करके चलेगी कि वो सही है, अनलेस अनटिल कि वो डिस्प्रूव ना हो जाए। एक बात और याद रखिएगा कि अगर कोई भी एडमिशन गार्डियन एट लिटम के द्वारा किया गया है किसी माइनर के बिहाफ पे, तो वो माइनर पर बाइंडिंग नहीं होता है।
और एडमिशन हमेशा पॉइंट ऑफ फैक्ट के बारे में दिया जा सकता है, पॉइंट ऑफ लॉ के बारे में नहीं। इसका मतलब अगर कोई प्लीडर पॉइंट ऑफ लॉ के बारे में कोई भी एडमिशन देता है इन द कोर्ट ऑफ लॉ, तो वो पार्टीज पे बाइंडिंग नहीं होगा। सो आई होप आपको एडमिशन का ये पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। आने वाले लेक्चर्स में हम आगे के भी टॉपिक्स को ऐसे डिटेल में समझेंगे। सो थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।